नमस्ते दोस्तों, मैं वेंटिक मैन। आज हम ऐसी मूवी के बारे में देखेंगे जिसको बच्चा जानता है। मतलब वो बच्चे अब बड़े हो गए शायद, या बूढ़े भी हो गए। चलो तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत रेलवे स्टेशन से होती है, जहां ठाकुर बलदेव सिंह का नौकर रामलाल एक पुलिस वालों को पिकअप करने के लिए आता है। रामलाल उस पुलिस वाले को रामगढ़ लेकर आता है, जहां ठाकुर का घर होता है। दरअसल उस पुलिस वाले को ठाकुर ने ही 2 क्रिमिनल्स की जानकारी के लिए बुलाया होता है, जिनका नाम होता है जय और वीरू। ठाकुर को जय और वीरू एक काम के लिए चाहिए होते हैं। यह सुनकर वह पुलिस वाला चौंक जाता है और बोलता है, यह दोनों पक्के बदमाश और चोर है और किसी काम के नहीं है। यह बात सुनकर ठाकुर बोलता है कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है, और उन दोनों के प्रति अपना एक्सपीरियंस बताते हुए 2 साल पहले का एक हादसा बताता है, जब वो पुलिस में था और उसने जय और वीरू को अरेस्ट किया था। शाम होने से पहले उनको पुलिस स्टेशन पहुंचना था, इसलिए इमरजेंसी में वह मालगाड़ी से जा रहे थे। जाते जाते उन दिन में बहुत सारी बातें हो जाती है। तब ठाकुर समझ जाता है कि जय और वीरू पैसों के लिए चोरी चमारी और कौन सा भी काम करते हैं, और वह अपने आप को बहुत बहादुर बताते हैं। तभी मालगाड़ी लूटने के लिए डाकू उनके ट्रेन के ऊपर हमला करते हैं। ठाकुर और उसके 2 कांस्टेबल डाकू के ऊपर हमला करते वक्त उसमें 2 कांस्टेबल मारे जाते हैं। ठाकुर को उन डाकुओं से अकेला लड़ता देख वीरू उसे बोलता है कि जेलर साहब, हमें हमारी बहादुरी साबित करने का मौका दीजिए। यह सुनकर ठाकुर भागने की कोशिश मत करना ऐसा बोलकर उन दोनों की बेड़ियां तोड़ देता है और उन्हें अपने साथ उन डाकुओं से लड़ाई करने के लिए लेता है। जय और वीरू बहुत ही बहादुरी के साथ उन डाकुओं का मुकाबला करते हैं और ट्रेन को रिहा करते हैं। डाकुओं की चपट से ट्रेन को रिहा करके जब जय और वीरू जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, तब ठाकुर उनको पकड़ता है। लेकिन लड़ाई के दौरान ठाकुर को गोली लगी रहती है और वह उन दोनों के सामने ही गिर जाता है। उनको पता होता है कि अगर ठाकुर को उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया तो उनको वापस जेल जाना पड़ेगा। उसे जख्मी हालत में उधर ही छोड़ दिया तो वह मर जाएगा। ठाकुर को बचाने के बारे में उन दोनों में डिस्कशन होता है। फैसला लेने के लिए टॉस करते हैं। दरअसल जय को कोई भी अच्छा फैसला लेते वक्त टॉस करने की आदत होती है, और हेड आने पर वह वही फैसला लेता है जो अच्छा होता है। उस बार भी हेड आता है, वह ठाकुर को बचा लेते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। ठाकुर उन दोनों की तारीफ करके दोनों की मांग करता है। दोनों किसी जेल में रहेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बाहर रहेंगे तो मुश्किल है, ऐसा बोलकर वह पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अगले सीन में जय और वीरू को मोटरसाइकिल चुराकर भागते हुए दिखाया है, और यहाँ पर शुरू होता है दोस्ती का मोस्ट पॉपुलर गाना। उसके बाद जय और वीरू अपने एक दोस्त सुरमा भोपाली के यहाँ जाते हैं। वह उसे कहते हैं कि सरकार ने उन दोनों पर 2000 रुपयों का इनाम रखा है, हमें पुलिस के हवाले करके इनाम तुम रख लेना, और जैसे ही हम जेल से बाहर वापस आ जाए तो इनाम की आधी रकम हमें देना। इस तरह जय और वीरू खुद से तैयार होकर जेल जाते हैं। जेल में हम अंग्रेजों के जमाने का जेलर का मजाकिया अंदाज देखते हैं। जय वीरू 2-4 दिन में ही पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर जेल से भाग जाते हैं। वह सीधा सुरमा भोपाली के यहाँ जाते हैं। वह दोनों इनाम की आधी रकम लेकर जैसे ही जा रहे होते हैं, वैसे ही पुलिस वाले दोबारा उनको अरेस्ट करती है। अब जय वीरू जेल में सजा काट रहे होते हैं। ठाकुर ने भेजे पुलिस वाले को यह बात पता लगती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही जय वीरू सजा काट कर जेल से बाहर आ जाते हैं, वैसे ही जेल के बाहर उनको ठाकुर दिख जाता है। वह ठाकुर को देखकर चौंक जाते हैं। तब ठाकुर उनको एक काम करने की ऑफर देता है, जिसकी वह उन्हें मुंह मांगी कीमत देगा। ठाकुर उन दोनों को डाकू गब्बर सिंह को जिंदा पकड़ने का काम देता है। गब्बर सिंह का नाम सुनते ही जय वीरू चौंक जाते हैं, क्योंकि गब्बर सिंह एक फेमस डाकू होता है जिसका एरिया में खौफ होता है, और जिस पर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा होता है। जय इस काम के लिए उन दोनों को क्यों चुना, ऐसा सवाल करता है। तब लोहा लोहे को काटता है, ऐसा जवाब देकर ठाकुर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त ठाकुर उनको 5,000 रुपए एडवांस देता है और रामगढ़ आने के बाद 5,000 रुपए देगा, ऐसा वादा करता है। ठाकुर के काम को हाँ करना या ना करना, इस पर जय वीरू में डिस्कशन हो जाता है। आदत के मुताबिक जय टॉस करता है, हेड पर हाँ होता है और हेड आता है। अगले सीन में जय वीरू रामगढ़ पहुंच जाते हैं। ठाकुर के घर जाने के लिए वह टांगा पकड़ते हैं। टांगा वाला दरअसल टांगा वाला नहीं होता है, वह टांगे वाली होती है, जिसका नाम बसंती होता है और उसकी घोड़ी का नाम धन्नो। वीरू बसंती को देखकर लट्टू हो जाता है और वह उस पर लाइन मारने लगता है। जय वीरू बसंती की बकबक सुनते सुनते ठाकुर के घर पहुंच जाते हैं। ठाकुर उनका स्वागत करता है। वादे के मुताबिक उनको 5,000 रुपए देता है। पैसे देते वक्त रामलाल जय वीरू के सामने ही तिजोरी खोलता है। तब तिजोरी में से बहुत सारे जेवरात और पैसे देखकर दोनों के मन में लालच आता है। ठाकुर जय वीरू का गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करता है।
गेस्ट हाउस तक जाते जाते दोनों में ठाकुर के ही तिजोरी लूटने का प्लान होता है। जय ठाकुर के घर पर नजर मारने लगता है, तब उसकी नजर एक विधवा औरत पर पड़ती है जिसका नाम होता है राधा। दरअसल राधा ठाकुर की छोटी बहू होती है। जय उसे देखते ही रह जाता है। तब वीरू उसे काम पर फोकस करने का इशारा देता है। रात होने पर जय वीरू ठाकुर के घर में घुसते हैं। तिजोरी खोलते वक्त उन्हें राधा देख लेती है और खुद से ही तिजोरी की चाबी उन दोनों के सामने रखती है और बड़ी शांति से बोलती है कि तिजोरी में मेरे वो जेवरात है जो मेरे किसी काम के नहीं है, कुछ पैसे भी है, सब लूट लेना। अच्छा है, ठाकुर साहब की झूठी उम्मीद तो टूट जाएगी जो उन्होंने तुम दोनों के ऊपर लगाई है। राधा की यह बात सुनकर जय वीरू शर्मिंदा हो जाते। शर्मिंदा इसलिए होते हैं कि राधा की बातों में उनको एक अजीब सा दर्द दिखता है, क्योंकि लाइफ में जिसने बहुत कुछ खोया है उसको पैसा और जेवरात खोने का क्या गम। अगले दिन जय राधा को तिजोरी की चाबियां देता है और ऐसा दोबारा ना होने का प्रॉमिस करता है। जय के इस रूप से राधा इम्प्रेस हो जाती है। एक तरफ वीरू और बसंती का वन साइड लव दिखाया है तो दूसरी तरफ जय और राधा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन राधा एक विधवा होने के कारण वह दोनों अपनी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। अगले दिन गब्बर सिंह के 3 डाकू रामगढ़ आते हैं। वह गांव वालों को डराकर राशन लेने लगते हैं। तभी जय वीरू उन डाकुओं पर गोलियां चलाकर उनको गांव से भगा देते हैं। जय वीरू के इस कारनामे से गांव वाले जश्न मनाते हैं। वह तीनों डाकू गब्बर के अड्डे पर आते हैं। उनको खाली हाथ देखकर गब्बर सिंह बहुत नाराज हो जाता है। वह उन तीनों को जान से मार देता है और होली के दिन गांव पर हमला करने का प्लान बनाता है। होली के दिन गांव वाले बहुत ही खुश दिखते हैं। उनकी खुशियों पर पानी फैलाते हुए गब्बर अपनी पूरी ताकत के साथ गांव वालों को डराने के लिए और जय और वीरू को मारने के लिए हमला करता है। जय और वीरू भी डाकुओं के ऊपर हमला करते हैं। दोनों की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है और जय पकड़ा जाता है। वीरू यह सब चुप के देख रहा होता है। इस दौरान वीरू देखता है कि ठाकुर के सामने एक बंदूक पड़ी हुई है। वीरू ठाकुर से वह बंदूक मांगता है लेकिन ठाकुर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। यह देख वीरू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। जय को मारने की धमकी देकर गब्बर वीरू को भी बाहर आने को बोलता है। सभी गांव वालों के सामने मेरे पैर पकड़कर जान की भीख मांगो, ऐसा गब्बर बोलता है। जय गब्बर के पैर पकड़ने के बहाने गब्बर की आंखों में रंग फेंक कर हमला करता है। तब वीरू और बसंती भी उसका साथ देती है। वह दोनों वापस गब्बर से लड़ाई करते हैं और उसे गाँव से भगा देते हैं। गब्बर को भागता देख वीरू खुश हो जाता है, लेकिन ठाकुर को देखकर वह वापस नाराज और गुस्सा हो जाता है। वह ठाकुर को डरपोक कहता है जो सामने पड़ी हुई बंदूक दे नहीं सकता और गब्बर को पकड़ने का काम छोड़कर वापस जाने की बात करता है। वीरू की इस बात पर ठाकुर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जाने से पहले मैंने वो बंदूक क्यों नहीं उठाई इसका जवाब तो सुनो, ऐसा बोलकर कुछ साल पहले का एक हादसा बताता था जब वह पुलिस में था और उसने बड़ी बहादुरी के साथ गब्बर को पकड़ा। कोर्ट ने गब्बर को 20 साल की सजा सुनाई थी। जेल में जाते वक्त गब्बर ठाकुर को धमकी देता है कि जिस दिन वह जेल से भाग जाएगा तब ठाकुर बहुत पछताएगा। यह धमकी ठाकुर बहुत ही लाइटली लेता है। कुछ दिन बाद ठाकुर कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जा रहा होता है तो तभी सभी थानों में गब्बर सिंह जेल से भागने की तार आती है। इधर गांव में ठाकुर का परिवार दिखाया है जिसमें 2 बेटे, 2 बहू, 1 बेटी और 1 पोता होता है। सभी लोग बाबूजी मतलब ठाकुर आने की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ठाकुर से पहले ही वहाँ पर गब्बर आता है। वह सभी को मार देता है। छोटी बहू राधा और रामलाल मंदिर जाने की वजह से बच जाते हैं। इधर ठाकुर अपने गांव लौट आता है। अपने घर के सामने लगी भीड़ देखकर वह चौंक जाता है। घर के सामने रखी ढकी हुई लाशें देखकर वह खामोश खड़ा रहता है, लेकिन राधा को विधवा देखकर वह सदमे में चला जाता है। उसे मालूम होता है कि यह सब गब्बर ने किया है, तो वह गुस्से में आकर गब्बर सिंह को मारने के लिए उसके अड्डे पर चला जाता है। इस दौरान गब्बर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। 2 आदमियों के पकड़ने के बावजूद भी ठाकुर गब्बर को एक मुक्का मारता है। यह गुस्से में गब्बर ठाकुर को जान से मारने के बजाय उसके दोनों हाथ काट देता है। सीन प्रेजेंट में आता है। ठाकुर की यह हालत देखकर जय, वीरू और सब गांव वाले शॉक हो जाते। तब एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अपनी लाचारी सबको दिखाकर ठाकुर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जय वीरू ठाकुर को पैसा वापस करते हैं जो उन्होंने गब्बर सिंह को पकड़ने के काम के लिए लिए होते हैं और वह बिना पैसों के ही काम करेंगे ऐसा बोलते हैं। ठाकुर जय से वादा लेता है कि वह सिर्फ गब्बर सिंह को पकड़ेंगे, मारेंगे नहीं। इसके बाद ठाकुर को खबर मिलती है कि पास की किसी गाँव में गब्बर हीरा से मिलने आने वाला है। हीरा गब्बर को बंदूक और गोलियां सप्लाई करने वाला शख्स होता है। मुलाकात के दिन गब्बर और हीरा अपने महफिल में बिंदास होते हैं। तभी जय वीरू उन पर हमला करते हैं। इस दौरान जय को गोली लगकर वह जख्मी हो जाता है। यह देख राधा डर जाती है। वह दौड़ते हुए जय को देखने के लिए आती है। तभी वह ठाकुर को देखकर रुक जाती है और अपने लिमिट में रहती है। यह देख ठाकुर समझ जाता है कि राधा जय को पसंद करने लगी है। गब्बर बच निकला, लेकिन उसका आधे से ज्यादा बारूद नष्ट करने की खबर वीरू ठाकुर को देता है। अगले सीन में जय वीरू बातें करते नजर आते हैं। तब वीरू जय को बसंती की मौसी से मिलने के लिए बोलता है ताकि वीरू की बसंती से शादी हो जाए, लेकिन मौसी शादी से इनकार करती है। यह बात पता लगने पर वीरू दारू पी के सुसाइड करने के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाता है। वह गांव वालों के सामने तमाशा करता है। मौसी ने बसंती और उसकी शादी के लिए इनकार किया है।
बसंती वीरू से प्यार करने के कारण शादी से तैयार हो जाती है तो मौसी भी गांव वालों की रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। इस तरह वीरू का सुसाइड का नाटक खत्म हो जाता है। इसके बाद गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम अहमद होता है, वह नौकरी करने के लिए अपने बूढ़े और अंधे बाप को छोड़कर शहर जा रहा होता है। जाते समय रास्ते में उसे गब्बर के आदमी देख लेते हैं। गब्बर उस लड़के को मार देता है और उसकी लाश उसी के घोड़े पर लिटाकर रामगढ़ वापस भेज देता है। साथ में एक चिट्ठी भी भेज देता है। अपने बेटे की लाश को छूकर वह अंधा बाप बहुत दुखी हो जाता है। एक गांव वाला इस बात का दोष ठाकुर को देता है और गब्बर ने भेजी हुई चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में ऐसा लिखा होता है कि जय वीरू को गब्बर के हवाले कर दो, वरना इसी तरह गांव के नौजवान लड़के मरते रहेंगे। यह मैसेज सुनकर गांव का माहौल गर्म होता है। सब लोग ठाकुर, जय और वीरू के खिलाफ हो जाते हैं। तब उस मरे हुए लड़के का बाप, जिसका नाम इनाम साहब होता है, वह उन तीनों की साइड लेते हुए सभी गाँव वालों को चुप करा देता है और गब्बर की धमकी को टुकरा कर नमाज पढ़ने के लिए जाता है। इनाम साहब का यह साहस देखकर गाँव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और उनकी तरफ आदर्श भरी नजरों से देखने लगते हैं। अगले दिन जय वीरू गब्बर के 4 डाकुओं को मारते हैं और उसे भी चिट्ठी भेजकर बोलते हैं कि अगर वह एक मारेगा तो हम 4 मारेंगे। बाद के सीन में रामलाल और जय गप्पे मार रहे होते हैं। तब रामलाल राधा की शादी के पहले की जिंदगी के बारे में बोलता है और कुछ साल पहले पीछे चला जाता है, जब राधा एक हंसती खेलती लड़की थी, लेकिन जैसे ही वह विधवा हो गई बात करना ही छोड़ दिया है। राधा के बारे में सुनकर जय इमोशनल हो जाता है। वह राधा से प्यार करने लगता है। यह अपने अंदाज में बताने की कोशिश करता है। अगले दिन जय खुद की शादी के बारे में वीरू से बात करता है। जय भी शादी करना चाहता है। यह सुनकर वीरू हंसने लगता है, लेकिन राधा का नाम सुनकर वह चौंक जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। ठाकुर भी राधा के पिता से राधा की शादी के बारे में बात करता है। यह सुनकर राधा भी खुश हो जाती है। इस तरफ जय का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। जय और वीरू सब कुछ ठीक हो जाने के बाद इसी गांव में शादी करके सेटल होने का सोचते हैं और वह चोरी चमारी छोड़कर एक अच्छी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगते हैं। तब जय वीरू को याद दिलाता है कि उसे बसंती को मिलने के लिए तालाब पर जाना था। तब वीरू निकल पड़ता है, लेकिन तालाब पर वीरू से पहले ही गब्बर के आदमी पहुंच जाते हैं। बसंती उनको देखकर के मारे टांगा लेकर भागने लगती है, लेकिन बाद में पकड़ी जाती है। तो दूसरी तरफ बसंती के पीछे आया हुआ वीरू भी पकड़ा जाता है। जब गब्बर वीरू को बांधकर उसे मारने वाला होता है, तब बसंती चिल्लाती है। यह देखकर गब्बर वीरू और बसंती के रिश्ते के बारे में समझ जाता है। इसका फायदा उठाते हुए वह बसंती को धमकी देता है कि जब तक वह नाचेगी तब तक वीरू जिंदा रहेगा। वीरू से प्यार के खातिर बसंती कड़ी धूप में चक्कर आकर गिरने तलक नाचती है। जैसे ही वह चक्कर आकर गिर जाती है, तब तक जय आ जाता है। वह गब्बर पर बंदूक तानकर वीरू और बसंती को रिहा कर देता है। जाते समय वीरू बंदूक और कुछ गोलियां भी लेता है। जैसे ही वह गब्बर का अड्डा छोड़कर भाग जाते हैं, वैसे ही गब्बर के कुछ डाकू का पीछा करते हैं। भागते समय जय घोड़े से गिर जाता है। इस वजह से वह तीनों एक पत्थर के पीछे छिपकर डाकुओं का मुकाबला करते हैं। गोलियां कम होती है और घोड़ा एक ही होता है। उसी एक घोड़े पर जय वीरू से कहता है कि तुम बसंती को लेकर गांव में चले जाओ, लेकिन वीरू जय को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बारे में दोनों में बहस हो जाती है। आखिर में जय टॉस करता है, हेड आता है और वीरू को जाना पड़ता है। गोलियां खत्म हो रही होती है, लेकिन लड़ाई कुछ खत्म होने का नाम नहीं लेती। जय को पीठ पर एक गोली लगी होती है। वह बहुत जख्मी हो जाता है। कोई रास्ता न होने के कारण जय आगे जाकर गोलियां मारने लगता है। तभी डाकू जय की तरफ बॉम्ब फेंकते हैं। बॉम्ब फटने पर जय गिर जाता है। लड़ाई में जय ने गब्बर के बहुत सारे डाकुओं को मारा होता है। बचे हुए डाकू जय मर गया यह समझकर भाग जाते हैं, लेकिन जय में अभी जान बाकी होती है। तब तक वीरू आ जाता है। उसके पीछे ठाकुर और सब गाँव वाले भी आए होते हैं। जय अपने आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वीरू बहुत दुखी हो जाता है। जय का वक्त खत्म हुआ होता है। मेरी यह लव स्टोरी अधूरी रह गई, ऐसा बोलकर जय वीरू के बाहों में दम छोड़ता है। जय से प्यार करने वाली राधा विधवा होने के कारण दिल खोलकर रो भी नहीं सकता है। जय की मौत की वजह से सारा गांव सुन्न हो जाता है। वीरू को जय के हाथ में वह सिक्का मिलता है जिससे जय हमेशा टॉस करता था। वह सिक्का देखकर वीरू चौंक जाता है, क्योंकि वह सिक्का दोनों तरफ से हेड था। इसका मतलब यह होता है कि चोर और बदमाश होने के बावजूद भी जय एक भला इंसान था, क्योंकि उसके हर अच्छे फैसले पर वह हेड को चुनता था और सिक्के में कभी टेल था ही नहीं। उसके बाद वीरू गुस्से में आग बबूला होकर गब्बर को मारने के लिए उसके अड्डे पर चला जाता है और वह बचे हुए डाकू को भी मार देता है। जब वह गब्बर की जान लेने वाला होता है, तब तक ठाकुर वहां आता है और गब्बर को खुद के हवाले करने को बोलता है। गुस्से में होने वाला वीरू यह बात ना सुनने पर ठाकुर उसे जय ने किए हुए वादे को याद दिलाता है। दरअसल जय ने ठाकुर से वादा किया होता है कि वह गब्बर सिंह को जिंदा पकड़कर उसके हवाले कर देंगे। जय का नाम आते ही वीरू मजबूर होकर गब्बर को ठाकुर के हवाले करके वहां से चला जाता है। पहले ही वीरू ने गब्बर को इतना मारा होता है कि
गब्बर बहुत कमजोर हुआ होता है। इसके बाद भी ठाकुर गब्बर को अपने पैरों से कुचल कुचल कर मारता है। जैसे ही वह गब्बर की जान लेने वाला होता है तब तक वहाँ पुलिस आती है। सरकार को गब्बर जिंदा या मुर्दा चाहिए ऐसा बोलकर ठाकुर वापस गब्बर को मारने लगता है। तब वह पुलिस वाला ठाकुर को रोकते हुए बोलता है कि आप एक ऐसे कानून के रखवाले हो चुके हैं जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए ठाकुर साहब, गब्बर को मार के अपने हाथ गंदे मत कीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट वह पुलिस वाला करने लगता है। यह बात सुनकर ठाकुर गब्बर को पुलिस के हवाले करके गब्बर के प्रति अपना सारा गुस्सा दबाते हुए वहाँ से चला जाता है। आखिर में वीरू, ठाकुर और सब गाँव वाले की मौजूदगी में जय पर अंतिम संस्कार होते हैं। अपना सब दर्द, दुख, प्यार, मजबूरी सफेद साड़ी के पीछे छिपाकर राधा यह नजारा दूर से देख रही होती, खिड़की बंद कर लेती है और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। और आखिर में वीरू रामगढ़ छोड़कर चला जा रहा होता है। ठाकुर उसे हौसला देते हुए अलविदा कहता है। ट्रेन में आकर वीरू बसंती को देखता है, वह दोनों गले लगते हैं। बसंती वीरू के साथ चली जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड के फिल्मों को जानने वाला शायद कोई ऐसा रहेगा जो शोले मूवी के बारे में जानता ना हो। मैंने तो ये एक्सप्लेनेशन करने में अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मूवी तो मूवी है, इसलिए आपको मौका मिले तो शोले मूवी जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और ऐसी मूवीज का आनंद लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।